ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर रीट एग्जामिनेशन, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग पार्ट थर्ड जो आपका तीसरा टेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहेगा वो डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया आपको, इस सेगमेंट के अंदर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो पूर्णतः एग्जाम पैटर्न पे मिलेंगे, जिनके अंदर हम लोग साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही पार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आप जानते हैं एक हॉर्स पावर में जो है ये होंगे 746 वाट। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखिएगा। एक हॉर्स पावर, अच्छा देखिएगा, बात करें हम लोग कि ये वाट जो है, हॉर्स पावर जो है, ये किसका मापन करता है, किसको मापता है, तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो है ये शक्ति का मापन करता है। शक्ति के बारे में हम लोग बात करें, पावर के बारे में बात करें, तो शक्ति होती है दोस्तों कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। और ये जो कार्य करने की दर है इसे हम लोग कह देते हैं शक्ति। तो देखिए, जब भी दर शब्द आ जाए, हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा आप लोग, जब भी कभी आप दर शब्द देखें तो बिना सोचे समझे समय का भाग लगा दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर दर शब्द हमने देखा तो भाग लगा दिया हमने समय का, किस में लगाएंगे, कार्य में, तो कार्य बटा समय हो जाएगा आपका दोस्तों शक्ति। प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो फिर अगली स्टेप में मैं कह सकता हूं P इक्वल्स टू W/T। अगर इसी का मात्रक यूनिट हम लोग देखें तो देखें, आप लोग जानते हैं कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, और ये जो जूल बटा सेकंड है दोस्तों, इसे हम लोग कह देते हैं वाट। ये वो वाट नहीं है भैया जो आप एक दूसरे की लगाते हैं, ये तो वो वाट है जो बल्ब, पंखे, ट्यूबलाइट पे लिखा होता है 40 वाट, 60 वाट। तो ध्यान रखिएगा, शक्ति का मात्रक हो गया आपके पास वाट। अब यहां पर क्या कह रहा है, हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो देखिएगा डिस्कशन करते हैं यहीं पर कि हॉर्स पावर क्या चीज है। तो देखिए, शक्ति का जो व्यवसायिक मात्रक है, देखिएगा जरा ध्यान से, शक्ति का जो व्यवसायिक मात्रक आपके पास होगा ये होता है अश्व शक्ति। व्यवसायिक मात्रक अश्व शक्ति, या जिसे आप लोग कह देंगे हॉर्स पावर। इसी हॉर्स पावर को आप लोग शॉर्ट में कह देते हैं दोस्तों एचपी। जैसे आपने सुना भी है कि कुएं की मोटर इतने एचपी की है, तो ये एचपी वर्ड जो है ये होता है आपका हॉर्स पावर। अब देखिएगा, इसी एचपी का वाट के साथ क्या रिलेशन है, तो देखिए एक एचपी जो है ये होगा आपका 746 वाट। लेकिन ध्यान रखना है ये ब्रिटिश पद्धति में है, और इसी का जो मीट्रिक पद्धति में है, तो मीट्रिक पद्धति में एक एचपी होगा दोस्तों 735.5 वाट। तो आपको जनरली ये जो पटवार, पुलिस, रीट, इस तरह की जो एग्जामिनेशन है, रेलवे वगैरह हैं, इनमें आपको टिक करना है एक एचपी 746 वाट। जबकि अगर आपको कोई टेक्निकल एग्जाम हो तो टेक्निकल एग्जाम्स के लिए, इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए आप टिक कीजिएगा 735.5 वाट, क्योंकि वहां पर हम लोग मीट्रिक पद्धति को प्रेफर करते हैं। तो सही जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आफ्टर देन देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन। दोस्तों देखिएगा, जब आप पानी को गर्म करेंगे, सपोज कीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका है बर्फ, इसके बाद जल बनेगा आपका, और मैं यहां पर अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं, इसके बाद आगे चलता जाएगा। यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो आप जानते हैं जल का घनत्व जो है वो सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका मतलब जब बर्फ से जल बनेगी तो घनत्व तो बढ़ेगा, लेकिन आयतन जो है ये आपका दोस्तों घटेगा। तो देखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने पर पहले आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है, और इसके बाद आयतन बढ़ेगा। ये आप जो मेरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है जल का असंगत प्रसार, उसे उस टॉपिक में इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, पहले तो घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। बढ़ते हैं दोस्तों अब, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, मृगमरीचिका का कारण है। मृगमरीचिका आप सभी जानते हैं, मिराज जो है, मिराज फॉर्मिंग क्या है, तो देखिएगा मृगमरीचिका या मिराज के बारे में बात करें तो देखिए
मृगमरीचिका क्या घटना है बच्चों, आपने देखा है कई बार कि गर्मियों के दिनों में सड़क पर आपको आगे पानी दिखाई देता है लेकिन वास्तव में पानी होता नहीं है, तो इस घटना को कहते हैं आप लोग मृगमरीचिका। देखिएगा, मृगमरीचिका जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होगा। अब इसके अंदर हम लोग बात करें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है, तो ध्यान रखना है आपको, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में, फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम, सघन से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण या उससे अधिक कोण पर आपतित होती है। देखें ध्यान से, सघन से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण या उससे अधिक कोण पर आपतित होती है, तो क्या होता है देखिएगा, वास्तव में प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है उसको जाना तो ऐसे ऐसे चाहिए था, लेकिन क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर वो क्या होती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो होना तो चाहिए था अपवर्तन, लेकिन हो जाता है परावर्तन, जिसके कारण आपको जैसे पानी जो है वो सड़क पर दिखाई प्रतीत होता है। तो ये हो जाएगी घटना आपकी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है, मतलब आपने किसी चीज को घुमाया और आपको बिजली मिल जाए, तो ये होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और ये काम करता है आपका जनरेटर, जिसे आप लोग जनित्र कह देते हैं, या इसी को आप लोग डायनेमो कह देते हैं। प्यारे बच्चों, आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर पूछ लेता है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत बताइए। तो सिद्धांत है इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे कई बार एग्जाम पूछ लेती है। तो ध्यान देवें कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, जनरेटर, और इसका सिद्धांत बता दिया है मैंने आपको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आंसर नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आपसे क्रॉस पूछ लेता, उल्टा पूछ लेता कि साहब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो देखिएगा, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चालू हो जाता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, विद्युत ऊर्जा जो है, वो पंखे के द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदल दी गई, और ये बदली जाती है दोस्तों विद्युत मोटर के द्वारा। तो प्लीज ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएस प्री 2016 का क्वेश्चन भी यही है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो बदलेगा जनरेटर, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी आपकी मोटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहां से आपका केमिस्ट्री सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CSO4.12H2O। देखिए ये कैसे होगा, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। मैं बात करूं सबसे पहले आपके पास जिप्सम के बारे में। ये होता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट। प्लीज ध्यान देवें, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका CaSO4.2H2O। तो जिप्सम का पूछता तो बता देते आप CaSO4.2H2O, लेकिन जैसे ही आप इसको हीट करोगे, गर्म करोगे, तो क्या होगा, यहां से जल के अणु निकल जाएंगे और बचेगा आपके पास CaSO4.12H2O। साथ ही जो जल के अणु हैं वो आपके यहां पर मुक्त हो जाएंगे। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है आपका, इसे कहेंगे आप लोग कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट है। ये अर्ध हाइड्रेट, और इसी को आप लोग कह देते हैं दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका उपयोग आप जानते ही हैं भवन निर्माण में, मूर्ति उद्योग में, और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के प्लास्टर के रूप में किया जाता है। तो आंसर नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आफ्टर देन आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, BP जो है ये आपसे पूछा जा रहा है। BP पूछा जा रहा है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो देखिएगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में बात करूं मैं, तो सिस्टोलिक तो होता है आपका संकुचन दाब, जबकि डायस्टोलिक होता है आपका शिथिलन दाब। संकुचन व शिथिलन, कि जब आपका हृदय पंप करता है
तो रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त प्रवाहित होता है, जिसके कारण जो रक्त वाहिनियों की भित्तियों पर लगने वाला दाब है उसे आप लोग कहते हैं रक्त दाब या रक्तचाप, जिसको इन शॉर्ट आपने कह दिया बीपी। और ये बीपी का वैल्यू जो है दोस्तों, ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक कंडीशन में होना चाहिए 120 से 80 mm ऑफ Hg। तो ध्यान दें। अच्छा, ऑप्शन में आपको 80 से 120 भी मिल सकता है। अच्छा, ऐसा ना दे, सिस्टोलिक डायस्टोलिक ना दे, तो भी आपको क्या ही लेके चलना है, 120 से 80। कई बार आपको ऑप्शन में 80 से 120 मिलेगा, बच्चा गलत करेगा, नहीं, आपको 80 से 120 नहीं करना है। वैल्यू जो होगी इसकी वो 120 से 80 mm ऑफ Hg रहेगी। अच्छा देखिएगा, अगर ये बीपी का मापन जो है वो किया जाता है स्फाइग्नोमैनोमीटर द्वारा, उपकरण जो है इसका नाम ध्यान रखिएगा, स्फाइग्नोमैनोमीटर। बीपी का जो मेजरमेंट है, बीपी का जो मापन है वो इसके द्वारा किया जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अगर बीपी का वैल्यू 120 से ज़्यादा हो जाए तो इसे कहा जाता है हाई बीपी, और 80 से कम हो जाए इसे कहेंगे आप लोग लो बीपी। हाई बीपी के पेशेंट्स को गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, जबकि लो बीपी के पेशेंट्स शांत प्रवृत्ति के होते हैं। इसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। हाई बीपी को कहा जाएगा हाइपरटेंशन, जबकि लो बीपी को कहा जाता है प्यारे बच्चों हाइपोटेंशन। अच्छा, एक चीज यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, हाई बीपी और लो बीपी की तुलना में लोग कहते हैं हाई बीपी खतरनाक है, नहीं, ध्यान रखना है लो बीपी मोर डेंजरस है इन रेस्पेक्ट टू हाई बीपी। कारण क्या है, हाई बीपी के केस में तो क्या है, गुस्सा आना है, ये चीज़ें होनी है, लेकिन लो बीपी के केस में क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण व्यक्ति की बेहोशी के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि सीधी सी बात है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को सर्कुलेट करेगा, ऑक्सीजन का फ्लो करेगा। अब देखिए, अगर ब्लड ही सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है बॉडी में तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और बिना ऑक्सीजन के व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जैसा कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि रक्तचाप बीपी का जो मापन है वो किया जाता है स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा। तो आंसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आफ्टर देन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है आपका, संक्षारण कोरोजन जो है, संक्षारण कोरोजन प्रदर्शित करता है। देखिए, संक्षारण क्या है, पहले तो संक्षारण को देखिएगा। धातु की सतह का वायु, नमी, आर्द्रता की उपस्थिति में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, भाई वायु है मतलब उसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप परत चढ़ जाने की प्रक्रिया, फलस्वरूप परत चढ़ जाने की प्रक्रिया, ये कहलाती है आपकी संक्षारण। तो देखिए, संक्षारण के अंदर क्या होगा, कोई भी जो धातु है जब वो वायु, नमी, आर्द्रता इनकी उपस्थिति में होगी तो उस पर एक परत चढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर जो है काली परत चढ़ जाना, सोने पर काली परत चढ़ जाना, तांबे पर हरी परत चढ़ जाना, तो ये कुछ संक्षारण के उदाहरण हैं। तो संक्षारण जो है इसके अंदर ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो देखें, एथिल अल्कोहल आप जानते हैं, एथिल अल्कोहल का जो फॉर्मूला है ध्यान देवें, एथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला रहेगा C2H5OH, या इसे कह देते हैं आप लोग एथेनॉल, या इसको अन्य अल्कोहल भी आप लोग कहते थे। इसका उपयोग किया जाता है मादक पेय पदार्थों में, ये जो शराब वगैरह है इसके अंदर एथेनॉल ही होता है, ठीक है। अब प्रयोगशाला के अंदर एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसके अंदर मेथेनॉल मिला दिया जाता है कुछ मात्रा में। मेथेनॉल जिसे आप लोग मैथिल अल्कोहल या CH3OH कह देंगे, ठीक है। इसे कच्ची शराब कहेंगे आप लोग, जहरीली शराब कहेंगे, ठीक है। तो ये जो मेथेनॉल है ये कुछ मात्रा में इस एथेनॉल में मिला देंगे तो इसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है। तो क्या मिलाएंगे हम लोग, मेथेनॉल एवं पिरिडीन। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आफ्टर देन गाइज देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
आपका जो अगला प्रश्न संख्या 10 है, इसके अंदर देखें, मेंडल के लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को मेंडल ने क्या नाम दिया? तो देखिएगा, मेंडल ने जब अपने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए तो उन्होंने देखा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों की वंशागति हो रही है वो किसी ना किसी कारण से हो रही है, और उस कारण को उन्होंने कारक नाम दिया, फैक्टर नाम दिया। ध्यान दें, मेंडल ने क्या कहा था? कारक या फैक्टर, जिसे वर्तमान में हम लोग कहते हैं दोस्तों जीन। ध्यान दें, मेंडल ने क्या कहा था? कारक। वर्तमान में हम इसे क्या कहते हैं? जीन। और जीन शब्द जो है, जीन शब्द ये दिया आपको जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने दिया। और इस जीन की खोज कारक के रूप में किसने कर दी थी? मेंडल ने। इसीलिए आनुवंशिकी का जनक भी किसको माना जाता है? मेंडल को। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कारक। चलिए, अच्छा, जीन टिक नहीं करना है। मेंडल के समय तक ये जो कारण, जिसके कारण वंशागति हो रही है, माना वो आजकल हम उसे जीन कह रहे हैं, लेकिन मेंडल ने इसको क्या कहा था? कारक, फैक्टर नाम दिया था, जिसे वर्तमान में हम लोग जीन कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? मतलब कौन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, या कौन हमारी रोगों से सुरक्षा करता है? तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो रक्त है इसमें रक्त प्लाज्मा होगा और रक्त कणिकाएं होंगी। और ये जो रक्त कणिकाएं हैं इनको भी हमने फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 3 भागों में। आरबीसी, अगेन है आपके पास डब्ल्यूबीसी, फिर आपका प्लेटलेट्स। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इस तरह से हमने रक्त का वर्गीकरण किया गया है। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। अच्छा, कई लोग सेल्स बोलते हैं यहाँ पर, सी को नहीं, कार्पल्स होता है। लाल रुधिर कणिकाएं, फिर ये हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और ये हैं प्लेटलेट्स, जिन्हें रुधिर बिंबाणु कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, इनका साइंटिफिक नेम भी आप ध्यान रखें। आरबीसी को कहा जाता है दोस्तों इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकेसाइट, एंड प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। तो कंपटीशन एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता रहा है बार बार कि इनका जो साइंटिफिक नेम है, रासायनिक नाम है, वो आपसे पूछ लिया जाता है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज देखें, आरबीसी जो है, इस आरबीसी के अंदर आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर जो आरबीसी है इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, जिसके कारण रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। डब्ल्यूबीसी जो है यह आपकी रोगों से सुरक्षा का कार्य करती है। ध्यान देवें, डब्ल्यूबीसी का काम क्या रह जाएगा यहाँ पर? रोगों से सुरक्षा करना। तो देखें जरा ध्यान से, डब्ल्यूबीसी करेगी आपकी रोगों से सुरक्षा, और चूंकि ये रोगों से सुरक्षा करती है डब्ल्यूबीसी जो है, इसलिए इसे एक विशेष नाम दिया गया है। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है शरीर का सैनिक। देखो, सैनिक का काम क्या होता है भी? सुरक्षा करने का। और हमारे शरीर में रोगों से हमारी सुरक्षा का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। इसलिए डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाएगा? शरीर का सैनिक। तो आंसर सही हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स, ध्यान देवें, मृदा विहीन पादप संवर्धन जो है, बिना मृदा के पादपों को संवर्धित करने की जो तकनीक है, इसे ही कहा जाता है दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स है आपका मृदा विहीन पादप संवर्धन। आफ्टर देन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस गैस का उपयोग किया जाता है वो गैस कौन सी है? तो देखें यहां पर एथेन, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीटोसिन। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि जो एथिलीन है इसका उपयोग करेंगे आप लोग कच्चे फलों को पकाने में। कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन गैस का उपयोग आप यहां पर करते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना है, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। आफ्टर देन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा, नाइट्रोजनी क्षारक जो डीएनए का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, जो कि वाटसन एवं क्रिक ने प्रतिपादित किया 1953 में, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का आणविक संरचना जो है, ये डीएनए की जो आणविक संरचना है, ये किसने दिया आपको? वाटसन एवं क्रिक ने, जिसके लिए 1953 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। आफ्टर देन देखिएगा, इसी
डीएनए की संरचना के अंदर क्या बताया गया कि दो क्षारक पाए जाते हैं, एक तो प्यूरिन क्षारक और एक पाए जाते हैं आपके पिरिमिडीन क्षारक। अब ये प्यूरिन और पिरिमिडीन क्षारक जो हैं इनकी ट्रिक याद रख लीजिएगा, एजीसीटी बजाओ, एजीसीटी बजाओ। तो देखें, ए फॉर एडिनिन, जी फॉर ग्वेनिन, सी फॉर साइटोसिन और टी फॉर थाइमिन। और आपको वहीं पर बताया गया है कि एक प्यूरिन क्षारक दूसरे पिरिमिडिन क्षारक से द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़ा होता है। तो यहां ध्यान रखना है, एडिनिन थाइमिन से और साइटोसिन ग्वेनिन से। एडिनिन थाइमिन से जुड़ता है द्विबंध से और साइटोसिन ग्वेनिन से जुड़ता है प्यारे बच्चों त्रिबंध से। तो देखें यहां पर डीएनए की संरचना में एडिनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है और ग्वेनिन है, ठीक है। तो ये चारों नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। जबकि आरएनए की संरचना में क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर पाया जाता है यूरेसिल। ध्यान दें, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाएगा, यूरेसिल। तो आपसे क्या पूछ रहा है, डीएनए से संबंधित नहीं है। तो डीएनए से कौन संबंधित नहीं है, यूरेसिल, क्योंकि यूरेसिल तो किससे संबंधित है यूरेसिल संबंधित है आपका आरएनए से। डीएनए के अंदर तो क्या क्या होगा, एडिनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो सही जवाब हो जाएगा इसका यूरेसिल। ये क्वेश्चन लेडी सुपरवाइजर और जूनियर अकाउंटेंट दोनों में आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक एक प्रोटोजोवा है, किसके मतलब प्रोटोजोवा के कारण निम्न में से कौन सा एक रोग होता है। तो देखिए मेरा जो फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन सेट था उसके अंदर लास्ट में मैंने सभी बीमारियों को, सभी रोगों के कारकों को समझाया था। तो वहां मैंने डिटेल से समझा रखा है। और प्रोटोजोवा जनित रोगों के लिए एक सिंपल ट्रिक आप जो ध्यान रखेंगे प्लीज देखिएगा। प्रोटोजोवा जनित रोग मैं को नहीं पालूं, ये सिंपल ट्रिक बताई रखी है मैंने आपको। प्रोटोजोवा जनित रोग, ये भी लेडी सुपरवाइजर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं कोनी पालूं। तो देखें ये रोग कौन कौन से हैं, मैं से मलेरिया, कालाजार, निद्रा रोग, पायरिया और ल्यूकेरिया। इस तरह से आपको बता रखा है हमने। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि प्रोटोजोवा के कारण कौन सा डिजीज होना है। तो प्रोटोजोवा के कारण मलेरिया। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो 15, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। चलिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से इनको जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम में ये जो मेरे 10 प्रैक्टिस सेट होंगे इनके बाहर कुछ नहीं जाना। तो बस इन 150 क्वेश्चंस को आप साइंस में बहुत अच्छे से कवर कर लें, आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो इससे कवर हो जाएगा। थैंक यू।